नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं किशन ठाकुर। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामान्य केंद्रों का दायरा बढ़ाने के लिए चंबा जिले की सराहना। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता नरेश चौहान ने सरकार की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। मंडी में 7 लोगों की मौत पर जताया दुख। शिमला में शराब के नशे में पुलिस से उलझे सैलानी पर्यटक ने एएसआई को जड़ा थप्पड़। शनिवार को रिज मैदान में बर्फ के फाहों के बीच पर्यटकों ने की खूब मस्ती। डांस करते भी आए नजर। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामान्य सेवा केंद्रों का दायरा बढ़ाने के लिए चंबा जिले की सराहना की है, जिस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री का आभार जताया है। गौर हो कि शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के विभिन्न आकांक्षी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी बैठक में वर्चुअली भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के विभिन्न आकांक्षी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ संवाद किया। प्रधानमंत्री ने इन जिलों में सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति और वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी हासिल की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वर्चुअल माध्यम से शिमला से बैठक में शामिल हुए। जीवन में अक्सर हम देखते हैं कि लोग अपनी आकांक्षाओं के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं और कुछ मात्रा में उन्हें पूरा भी करते हैं, लेकिन जब दूसरों की आकांक्षाएं अपनी आकांक्षाएं बन जाए, जब दूसरों के सपनों को पूरा करना अपनी सफलता का पैमाना बन जाए, तो फिर वो कर्तव्य पथ इतिहास रचता है। आज हम देश के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, आकांक्षी जिलों में यही इतिहास बनते हुए देख रहे हैं। कैसे हिमाचल प्रदेश के चंबा में ग्राम पंचायत स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटर्स की कवरेज 67% से बढ़कर 97% हो गई। इन सभी सक्सेस स्टोरीज में पूरे देश के प्रशासन के लिए अनेकों नई नई बातें सीखने जैसी हैं, अनेक नए नए सबक भी हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य के चंबा जिले द्वारा सामान्य सेवा केंद्रों के दायरे को लगभग 67% से बढ़ाकर 97% से अधिक करने की उपलब्धि की सराहना करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जनवरी 2018 में देश के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत की थी और इस योजना के अंतर्गत चंबा जिले का भी चयन किया गया था। नीति आयोग ने स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेश और कौशल विकास और बुनियादी अधोसंरचना जैसे समग्र मानकों के आधार पर कुल 112 आकांक्षी जिलों का चयन किया, जिनका मानव विकास सूचकांक पर प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम का उद्देश्य अनिवार्य रूप से सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय स्तर पर हासिल करना है, जिससे राष्ट्र की प्रगति हो सके। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर, ऊर्जा मंत्री सुखराम, अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और जेसी शर्मा भी इस अवसर पर मौजूद रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता नरेश चौहान ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शराब माफिया संरक्षण के साथ कार्य कर रहा है, जिसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए।
कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता नरेश चौहान ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। नरेश चौहान ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में ऐसी घटना हुई है जिसमें जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शराब माफिया संरक्षण के साथ कार्य कर रहा है, जिसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। उन्होंने गठित एसआईटी कमेटी पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कमेटी में मंडी के ही एसपी और कांगड़ा के एसपी जो कोरोना पॉजिटिव हैं उन्हें शामिल किया गया है, जो सरकार की गंभीरता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति प्रदेश में कैसे उत्पन्न हुई, सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। जिस प्रकार से मंडी जिला में सलापड़ में जहरीली शराब का जो मामला हिमाचल प्रदेश में आया, जिससे 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और तकरीबन 7-8 लोग जो है हॉस्पिटलाइज्ड हैं, अभी भी उनका इलाज चल रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत गंभीर बात थी कि हिमाचल प्रदेश में अक्सर ऐसी घटना कभी होती नहीं। ये इस तरह की घटनाएं दूसरे राज्यों से ज़रूर सुनने को मिलती है, यूपी है, बिहार है, पंजाब है, लेकिन हमारे लिए ये बड़ा अजीब सा हादसा था। ये कैसे हो गया? प्रशासन कहाँ था? सरकार कहाँ थी? ये कहाँ से जहरीली शराब जो है शराब के वेंडर्स के थ्रू बिक रही है, ठेकों में बिक रही है और लोगों ने जानें गंवाई हैं। तो ये सरकार की, प्रशासन की या एक्साइज डिपार्टमेंट की पूरी तरह से जिम्मेवारी तय होनी चाहिए कि इसके पीछे कौन सा नेक्सस काम कर रहा है। जो शराब माफिया हिमाचल में पनप रहा है, जिसका जाल आज कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी, सोलन, सिरमौर, आज एसआईटी के जो हमारे गठन की है उनकी मैं न्यूज़ देख रहा था कि डीजीपी साहब ने माना है कि 5 जिलों तक इसके तार जा रहे हैं। तो ये माफिया बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा है। सरकार को कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है मुख्यमंत्री जी से भी और सरकार से भी कि इसकी गंभीरता को समझते हुए कि आप केवल 7 लोगों ने जो जानें गंवाई हैं उनकी कीमत केवल आप मुआवजा दे के नहीं कर सकते हो। जिन परिवारों ने अपने लोग खोए हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। कांग्रेस पार्टी उन परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करती है और साथ में सरकार से और मुख्यमंत्री जी से मांग करती है कि इसकी न्यायिक जाँच होनी चाहिए। इस सब के पीछे कितना बड़ा नेक्सस है और कितना बड़ा माफिया ये काम कर रहा है। ये केवल 2-4 लोगों को अरेस्ट करने से ये बात ख़त्म नहीं हो जाएगी। आगे फ्यूचर में फिर से ऐसी घटनाएं ना हो, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि इसकी बड़ी बारीकी से हर पहलू पे जांच होनी चाहिए कि आने वाले समय में ये माफिया किस तरह से रुके। क्या इसमें कोई नेक्सस था? डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? पुलिस प्रशासन ने क्या किया? ये बड़े गंभीर विषय है। तो कांग्रेस पार्टी ने आज ये मांग की है कि सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट इसकी इंक्वायरी करें और पूरी प्रदेश की जनता को ये जानने का अधिकार है कि ये हादसा हुआ, इसके पीछे कहाँ नेग्लिजेंसी थी, कौन सा विभाग इसके लिए दोषी था, और जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाते हैं उनके अगेंस्ट जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, क्रिमिनल केस चलने चाहिए, अरेस्ट होने चाहिए। बहुत बड़ा नाम बदनाम हिमाचल प्रदेश का देवभूमि का आज ये हुआ है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के दौरान भी हिमाचल पुलिस काफी सक्रिय और लगातार लोगों की मदद कर रही है, लेकिन कोरोना के दौरान कई पुलिस कर्मियों ने अपनी जान भी गंवाई है। इन्हीं योद्धाओं के सम्मान में शुक्रवार को शिमला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मैनकाइंड फार्मा के सीईओ राजीव जुनेजा ने पुलिस कर्मियों की सराहना करते हुए दिवंगत पुलिस कोरोना योद्धाओं के परिजनों को प्रोत्साहन के रूप में 3-3 लाख रुपए की धनराशि दी। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के दौरान भी हिमाचल पुलिस काफी सक्रिय और लगातार लोगों की मदद करती रही, लेकिन कोरोना के दौरान कई पुलिस कर्मियों ने अपनी जान भी गंवाई। इन्हीं कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए शुक्रवार को शिमला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मैनकाइंड फार्मा के सीईओ राजीव जुनेजा ने पुलिस कर्मियों की सराहना करते हुए दिवंगत पुलिस कोरोना योद्धाओं के परिजनों को प्रोत्साहन के रूप में 3-3 लाख रुपए की धनराशि दी। पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू की अध्यक्षता में उन्होंने ये राशि आवंटित की। इस दौरान लाभार्थियों के परिजन भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की भी घोषणा की गई, जिसके अनुसार कोरोना काल में अपनी जान गंवा चुके पुलिस विभाग से संबंधित कर्मियों के परिजनों को अनुग्रह राशि दिए जाने के बारे में प्रस्ताव सरकार को भेजा गया। कोविड जब आया था तो बड़ी अनसर्टेनिटीज थी, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, जिसके कारण क्या था कि जब अनसर्टेनिटीज होती है तो क्या करें क्या नहीं करें, क्या है नहीं है, तो सबसे पहले पुलिस को बोला गया कि आप जमीन पे उतरो, स्ट्रीट्स पे उतरो और ट्राई टू डिसिप्लिन द कंट्री।
एक यही सेंस था कि मे भी भीड़ भाड़ से कोविड होता है, तो भीड़ भाड़ से कोविड होता है और कुछ डिसिप्लिन चाहिए, जैसे मास्क पहनना है, सैनिटाइज करना है और क्लीनिनेस रखना है। तो सरकार को लगा ये कोई और ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकती एक्सेप्ट फॉर पुलिस, और सच भी था, क्योंकि उस टाइम जब पिछले साल, अब 2 साल हो गए हैं इसको, अराउंड दिस टाइम एवरीथिंग गेट क्रिपल्ड इन दिस वर्ल्ड, मतलब ना ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, पॉलिटिकल पार्टीज, बैंक्स, एवरीथिंग गेट क्रिपल्ड। तो पुलिस को एडवाइस किया गया कि आप जमीन पे उतर के, स्ट्रीट पे उतर के कुछ करिए, और क्या करिए ये भी सरकार को भी कुछ नहीं पता था। तो हर एक स्टेट के डीजीपी ने अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग से काम किया, और मुझे बड़ी खुशी है कि हमने जो अपनी अंडरस्टैंडिंग से काम किया, वो मॉडल को प्राइम मिनिस्टर ने भी और बाकी लीडर्स ने भी सराहा। बट हमारी जो पुलिस है स्टेडफास्ट रही, हमको पता था क्या करना है, और हमने इसको बड़ा स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया। हमने हिमाचल प्रदेश को तो काफी हद तक बचाया, लेकिन क्योंकि वी वर फ्रंट लाइन, वी वर अफेक्टेड, हमारे जैसे आईजी साहब ने बोला 5000 से ज्यादा लोग इफेक्ट हुए, और हमने अपने 7 साथियों को खोया, और ये जो खोना बड़ा दुखद होता है। मुझे बड़ी खुशी है कि मैनकाइंड फार्मा ने इसमें इतना अच्छा काम किया। जैसे देखिए, अगर इफ यू हैड गॉन बाय बुक, वी कुड हैव टोल्ड द गवर्नमेंट, टोल्ड द सोसाइटी, हम बता सकते थे गवर्नमेंट को और समाज को कि कोविड मैनेजमेंट तो हमारा काम है ही नहीं, किसी किताब में लिखा ही नहीं है, हम क्या जानते हैं। लेकिन हमने सोचा सर्विस टू ह्यूमैनिटी और ह्यूमन सर्विस होनी चाहिए, मतलब ये समाज की और जनता की सेवा में हमको करना चाहिए, और हम इसी फिलॉसफी से जमीन पे 2 साल से डटे हुए हैं। और मैं मैनकाइंड फार्मा को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, इनके सीईओ राजीव जुनेजा जी। आई थिंक ही हैज आल्सो गॉन डाउन वेरी डीप इन ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमन सर्विस। सर्दियों के मौसम में बर्फ का नज़ारा देखने के लिए पर्यटक हिमाचल का रुख करते हैं, लेकिन कुछ पर्यटक इस दौरान पुलिस के लिए सरदर्द बन जाते हैं। ऐसा ही मामला शुक्रवार को शिमला के संजौली टनल में पेश आया। यहां उस समय अफरा तफरी मच गई जब पुलिस से बहस करते करते एक सैलानी ने पुलिस कर्मी को थप्पड़ मार दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। पहाड़ों पर इन दिनों जबरदस्त ठंड पड़ी है। इस मौसम का लुत्फ उठाने सैलानी शिमला का रुख कर रहे हैं, लेकिन कुछ सैलानी अपने एंजॉयमेंट के साथ पुलिस के लिए सरदर्द बने हुए हैं। दरअसल शुक्रवार शाम 6:30 बजे शिमला के संजौली टनल पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब पुलिस से बहस करते करते एक सैलानी ने पुलिसकर्मी को थप्पड़ जड़ दिया। ढली थाना प्रभारी एसएस गुलेरिया ने बताया कि इससे पहले 2 गाड़ियों में टक्कर हो गई। टनल के समीप तैनात पुलिस ने मौके पर ढली पुलिस थाना को मामले की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई और दोनों गुटों में समझौता करवाने की कोशिश कर रही थी। ऐसे में दिल्ली नंबर की गाड़ी के पर्यटक ने शराब पी रखी थी, जिसके बाद उसने पुलिस से बदतमीजी की और टनल के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा कर दिया। इसके साथ ही दिल्ली से शिमला आया सैलानी सड़क पर लेट गया। यही नहीं, पुलिस को शराब पीते इस सैलानी को काबू करने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।
हादसे में करीब 50 मिनट तक टनल के बाहर दोनों तरफ से जाम लग गया। वहीं पुलिस ने जब पर्यटक को समझाने की कोशिश की तो ऐसे में वे पुलिस के साथ गाली गलौज करने लगा और देखते ही देखते पर्यटक ने एसआई पर थप्पड़ों की बरसात शुरू कर दी। मौके पर पहुंची ढली पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल सैलानी को थाने ले जाकर पूछताछ की जा रही है। बारह से 18 आयु वर्ग के किशोरों की कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान इन दिनों विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है ताकि कोरोना की तीसरी लहर के प्रकोप से किशोरों को बचाया जा सके। मीडिया से बात करते हुए दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा ने टीकाकरण अभियान के विषय पर जानकारी साझा की। उन्होंने टीकाकरण केंद्रों की जानकारी दी, साथ ही सभी किशोरों और अभिभावकों से बच्चों का टीकाकरण सुनिश्चित करने की भी अपील की। अभी तक जो टीकाकरण था, वैक्सीनेशन स्कूलों में की जा रही थी। स्कूल बंद होने के बाद अब हर दिन जगह को चिन्हित किया गया है, तो इसकी डिटेल कंप्लीट आती है। जैसे हमारे यहाँ 18 प्लस डीडीयू के अपने कैंपस में हो रही है, उसके बाद आईजीएमसी के ऑडिटोरियम में है, वो भी 18 प्लस के लिए। कहीं जाखू हॉल में भी है, संजौली में है, और पीएससी बालूगंज में 18 साल से छोटे बच्चों को की जा रही है। इसके बाद आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, मशोबरा है, कसुमटी है, जुनगा है, कुफरी है, घनाटी है। हर जगह क्या कहते हैं, जो हमारे पीएससी हैं, सीएससीज हैं, वहां पे हर जगह इम्यूनाइजेशन तो हो ही रही। लेकिन जो 18 प्लस के हैं उनकी इन सभी जगहों में, और जो 18 से कम है उनके लिए जगह मेरे ख्याल से जिला में भी चिन्हित की गई है। जैसे पीएससी मतियाना में है, वहां पे 18 साल से नीचे वाले बच्चों को भी लग रही है, या पीएससी बालूगंज है शिमला में, वहां पे 18 साल से कम वाले बच्चों को लग रही है। ये जो सारा प्रोग्राम है, इसके लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर है और सीएमओ साहब इसको देखते हैं। लेकिन जहां तक दीनदयाल उपाध्याय की बात है, हमारे लिए भी जो डायरेक्शंस आती है समय समय पे, तो वो हम इम्यूनाइजेशन यहाँ पे हर रोज कर रहे हैं। और अभी हमारे पास 18 प्लस वाली तो यहाँ पे लग रही है, लेकिन 18 साल से जो नीचे हैं उसके लिए डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर डॉक्टर राकेश भारद्वाज वो समय समय पे परिवर्तन करते रहते हैं प्रोग्राम्स को। तो बेहतर रहेगा कि इस संदर्भ में वो ज्यादा बढ़िया से बता सकते हैं। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कोटशेरा एसएफआई अध्यक्ष पवन शर्मा ने कोटशेरा महाविद्यालय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए विभिन्न बंदिशें लगाई गई हैं, जिसके चलते प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया है। लेकिन कोटशेरा कॉलेज में एबीवीपी द्वारा कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिससे महाविद्यालय की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय को संघ का अड्डा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका एसएफआई विरोध करती है। जैसे कि आप देख रहे, जो आज एसएफआई कोटशेरा इकाई के द्वारा और शहर की ओर से जो आज मीडिया को बुलाया गया है, जो मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, इसके अंदर जो हमारा मुद्दा है, आप देख रहे कि जो आज है देश के अंदर, जहाँ जो देश जो कोरोना के तीसरे काल के अंदर जो बीत रही है, उसके अंदर जो गुजर रहा है, उसके साथ आप देख रहे सभी जो शिक्षण संस्थान है, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, वो भी बंद है। हर एक चीज जो है वो बंद है। लेकिन फिर भी जो आप देख रहे हैं कि कोटशेरा महाविद्यालय के अंदर किस तरह से जो वहाँ पे जो कोरोना काल के अंदर जब एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो बंद है, वहाँ पे जो है एबीपी को जो है वहाँ पे खुले तौर पे जो
वहाँ पे छूट दी जा रही है, उनकी जो मनमानी वहाँ पे प्रिंसिपल की जो मनमानी वहाँ पे की जा रही है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पे जो है कबड्डी की जो टूर्नामेंट उसके अंदर जो कैंपस के अंदर करवाए जा रहे हैं, जबकि जो हमारा कानून है, कोई भी कानून हमारा ये नहीं कहता तो किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर जब सारे इंस्टीट्यूट बंद है तो उसके अंदर जो है किस बेस पे जो वहाँ की प्रिंसिपल है अनुपमा गर्ग जी है, किस बेस पे परमिशन दे रहे हैं, एसएफआई का विरोध कर रही है। और एसएफआई अगर जो इस तरह से जैसे आने वाले जो कल और परसों जो है आरकेएमबी कॉलेज का भी जो है वहाँ पे जो टूर्नामेंट रखा गया है, आयोजित किया गया है, उसके अंदर आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है दूसरे महाविद्यालय को भी जो है वो जो है वहाँ पे खुली छूट दे रही है। वो वहाँ पे जो एक जो कॉलेज है उसे कॉलेज नहीं एक संघ बनाने की कोशिश किया जा रहा है, जो आरएसएस और एबीवी को वहाँ पे जो है हर एक एक्टिविटी करने की कोशिश की जा रही है। हम इस तरह की मांग करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं जो लॉकडाउन लगा अभी एक हिसाब से जो इंस्टीट्यूट बंद है, तो इंस्टीट्यूट जब बंद है तो जो कैंपस के अंदर किसी भी तरह की जो गतिविधियां वो नहीं होनी चाहिए, और जल्दी अगर कैंपस खोला जाता तो उसके अंदर जो है लाइब्रेरी हो इत्यादि खोली जानी चाहिए, ताकि जो समय पे जो बच्चे अपने पेपर देने की तैयारी जो कर पाए। राजधानी शिमला के गंज बाजार स्थित सार्वजनिक शौचालय में गंदगी का अंबार है, जिस कारण दुकानदारों और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मीडिया से बात करते हुए दुकानदारों ने कहा कि वे कई मर्तबा निगम को इस विषय से अवगत करवा चुके हैं, लेकिन निगम प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है। उन्होंने निगम प्रशासन से जल्द इस समस्या का हल करने की मांग की, ताकि आम जनमानस को परेशानियों का सामना न करना पड़े। नगर निगम शिमला द्वारा शहर को स्मार्ट और विभिन्न सुविधाएं देने के दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर ये दावे खोखले ही साबित हो रहे हैं। गौरतलब है कि लोअर बाजार में स्थित 2 सार्वजनिक शौचालयों को नया रूप देने के लिए निगम व संबंधित विभाग द्वारा तोड़ दिया गया है, और 4 महीने बीत जाने के बाद भी इसका कार्य शुरू नहीं किया गया। वहीं बात करें गंज बाजार में स्थित सार्वजनिक शौचालय की, तो यहां हर ओर गंदगी का अंबार है। वहीं महिला शौचालय में तो दरवाजों और खिड़कियों की हालत भी खस्ता है, जिस कारण शहर के सबसे व्यस्त बाजार में लोगों और दुकानदारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जब इस विषय पर व्यापार मंडल शिमला के प्रधान और अन्य दुकानदारों से राय जाननी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि वे कई मर्तबा नगर निगम को इस विषय से अवगत करवा चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। उन्होंने जल्द इस शौचालय को दुरुस्त करने और सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने की मांग की। देखिए, एक लोअर बाजार में जो 2 टॉयलेट थे वो बंद है, और सिर्फ गंज बाजार में है एक जो लेडीज टॉयलेट है, आपने देखा होगा इसके दरवाजे खिड़की और सब टूटे हुए हैं। लेडीज़ के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि बड़े डरे हुए सहमी हुई सी यहाँ पर जो है लेडीज़ हैं जाती हैं। तो आपके माध्यम से भी हम कहना चाहेंगे, और हमने वैसे भी कॉर्पोरेशन के अंदर बोला है कि इसकी जो सफाई है वो नियमित तौर से व्यवस्थित तरीके से होनी चाहिए, जो नहीं हो रही है। और सारा जो जितना भी लोअर बाजार के हैं और गंज बाजार के हैं वो सारे इन्हीं टॉयलेटों में आ जा रहे हैं। तो हम ये मांग करते हैं कि जल्दी इसकी सफाई होनी चाहिए। कि हमें यहाँ पे टॉयलेट की कोई भी अच्छी सुविधा नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला जो टॉयलेट है वो टूट चुका है, गवर्नमेंट ने उसको तोड़ दिया है, और एक यहाँ पे और एक इस तरफ है। तो इन दोनों टॉयलेट्स के इतने बुरे हाल है कि यहाँ पे लोग अगर जाएंगे तो मतलब बीमारी बोलते हैं लोग, लेकिन यहाँ के जरूर बीमार हो जाएंगे। इनकी थोड़ा केयर करें, इनको थोड़ा साफ सफाई करें इनकी, ताकि हमारे लिए कोई सुविधा अच्छी हो। शनिवार को शिमला के रिज मैदान पर बर्फबारी के बीच सैलानियों ने जमकर मस्ती की। इस दौरान पर्यटक और स्थानीय लोग बर्फ के फाहों के बीच नाचते हुए भी नजर आए। मीडिया से बात करते हुए पर्यटकों ने अपनी खुशी का इजहार किया। देखिए इस रिपोर्ट में। शनिवार को राजधानी शिमला के रिज मैदान पर बर्फबारी के बीच सैलानियों ने खूब मस्ती की। रिज मैदान पर पर्यटक धुनों और बर्फ के फाहों के बीच डांस करने लगे। कई पर्यटकों ने पहली बार बर्फ के फाहे गिरते देखे। शनिवार सुबह से ही शिमला शहर में फाहे गिरने शुरू हुए। बर्फबारी का शहर के लोगों और सैलानियों ने जमकर लुत्फ उठाया। मैं हूँ पुणे से, बट मेरे हस्बैंड रहते हैं चंडीगढ़ में, और मेरा पहले से था काफ़ी कि हाँ यार मुझे स्नो देखना है। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम
आई एम एक्सपीरियंसिंग स्नोफॉल एंड या जो मेरा बचपन का ड्रीम था इट्स बीइंग कम ट्रू। रिज मैदान पर स्थानीय लोगों और सैलानियों ने नाच गाकर बर्फबारी का आनंद लिया। मीडिया से बात करते हुए पर्यटकों ने अपनी खुशी का इजहार किया। अब 20 इयर्स हो गए मेरे को। लास्ट मैं आई थी जब मैं कॉलेज में थी, तो अब दिस इज़ लाइक आफ्टर 20 इयर्स इट्स लाइक अमेजिंग। मेरे लिए बहुत अच्छा है और बर्फ़ बच्चों के लिए फ़र्स्ट टाइम, तो सुपर एक्साइटिंग क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा दिखानी थी। बहुत अच्छा लग रहा, वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्नोफॉल। अभी हम एंजॉय करने आए थे, हमने सोचा था कि हम अभी कहाँ जाएंगे, हम नारकंडा जाएंगे, बट यहाँ पे स्नोफॉल बहुत बढ़िया हो गया। मगर नेक्स्ट हमारा जो ट्रिप है नारकंडा और कुफरी, वो तो वहाँ पे ज़्यादा वो पड़ती है, नारकंडा में सबसे ज़्यादा बेस्ट मिलेगी आपको। मेरे को मज़ा आ रहा है इधर, और मैं सिर्फ मज़े के लिए आया था और बर्फ़ देखने आया था। बर्फ़ जो मेरे को मिल चुकी है यहाँ पे। और हिमाचल खबरनामा के आज के इस अंक में इतना ही। प्रदेश भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें हिमाचल खबरनामा। नमस्कार।